साथियों, आज हम बताने वाले हैं कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध स्थापित कीजिए। या अवतल दर्पण में शीत कर की ए बराबर आर बाई टू या आर बराबर टू एफ, ये क्या है, शीत करके हमें दिखाना है। तो सबसे पहले ये अवतल दर्पण हम बनाएंगे। तो अवतल दर्पण किससे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, जिसका इसका जो केंद्र होता है दर्पण का सामने होता है। जैसे मान लीजिए यह अवतल दर्पण है, यह कौन सा दर्पण है? यह अवतल दर्पण है। यह प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष किससे कहते हैं? प्रधान अक्ष दर्पण का केंद्र और ध्रुव से होकर जो रेखा गुजरती है, तो उसी रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो और इसमें पी का मतलब क्या होता है? ध्रुव। तो दर्पण का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। और इसमें फोकस भी होता है, फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। इसके बाद में यह वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के मध्य बिंदु को ही केंद्र कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। और देखिए इसमें क्या है कि वक्रता त्रिज्या है, तो दर्पण का केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद में और है क्या इसमें? और फोकस तो हम बता दिए, यानी फोकस देखिए, फोकस जो है यह स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी है, ये फोकस है। और यह स्मॉल यानी फोकस जो है वो बड़ा अक्षर से लिखते हैं, यानी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और स्मॉल एफ का मतलब होता है कि फोकस दूरी, फोकसांतर। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकसांतर किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती हैं, दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद सभी किरणें मुख्य फोकस से गुजरती है, यानी जिस बिंदु पर क्या है वो मिलती हैं, तो उसी को हम कहते हैं फोकस कहते हैं। इतना क्या समझ? इसके बाद में देखिए हम क्या है, एक वस्तु, ये क्या है, एक वस्तु बनाएंगे यहाँ। जिस मान लीजिए एक यहाँ वस्तु है, एक यहाँ वस्तु है। वो वस्तु कहाँ है? अनंत और सी के बीच में है। तो इस वस्तु से हम मात्र दो ही प्रकाश गुजारेंगे। एक गुजारेंगे क्या है? प्रधान अक्ष के समानांतर। जैसे मान लीजिए यह प्रधान अक्ष के समानांतर हम गुजार रहे हैं, तो जब यह प्रधान अक्ष के समानांतर यह प्रकाश जाएगी तो परावर्तन के बाद जो है वो फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर यह गुजरेगी, यानी परावर्तित हो गए। इसके बाद में देखिए, ये तो हम क्या है, एक वस्तु का दिखा दिए है। ये कहाँ बना है? इसका जब वस्तु क्या है, सी और अनंत के बीच में हो तो उसका इमेज जो बनता है सी और एफ के बीच में बनता है। तो ये क्या है, इसमें दिखाना नहीं है, सिर्फ हम इसी के दिखाना यह है कि आर बराबर टू एफ क्या है, इतना हमें दिखाना है। जैसे मान लीजिए एक दर्पण पर क्या है, एम बिंदु पर टकरा रहा है। हम मान लेंगे ये भी एक अवतल दर्पण है, मान लिया हम। तो अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि माना कि हल, माना कि ए भी एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसमें प्रधान अक्ष के समांतर, जिसमें प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, इसको हम मान लेंगे वो ओएम क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर ओएम किरणें दर्पण के एम बिंदु पर टकराती हैं। प्रधान अक्ष के समांतर ओएम किरणें दर्पण के एम बिंदु पर टकराती हैं, या एम बिंदु पर क्या है, मिलती हैं, टकराती हैं। और परावर्तन के बाद एम एस, इसको हम मान लेंगे एस, यानी जब दर्पण पर प्रकाश पड़ेगी तो टकरा कर क्या है, फिर उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो हम मान लेंगे क्या है, एम एस दिशा में वापस जा रहा है। तो परावर्तन के बाद एम एस दिशा में गमन करती है। किस दिशा में? एम एस दिशा में गमन करती है। इतना गया समझ? अब देखिए इस पर हम एक लम्ब डालेंगे। जैसे प्रकाश के परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका दो नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों ही एक ही तल बिंदु पर होता है। अब देखिए इस, जैसे मान लीजिए एक गोला है,
तो ये क्या है कि सर्कल जैसा है, वृत्त है कि नहीं, सिर्फ क्या है वृत्त है। तो वृत्त पर क्या है कि हम लंब डालेंगे, तो लंब होता कौन सा है, त्रिज्या ही लंब कहलाता है। जैसे मान लीजिए केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाता है, त्रिज्या ही परिधि पर लंब होता है कि नहीं। तो यह क्या है, सी क्या है, केंद्र है। तो केंद्र से ये क्या है, परिधि है ना इस टाइप का। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, परिधि को मिलाने वाली क्या है रेखा होती है, वो लंब होती है। तो इस बिंदु पर हम लोग लंब डाल दिए हैं, इसका हम नाम लिख देते हैं 1 2 कोण 3। यह हो गया ये। देखिए ये जो दर्पण हम बनाए हैं ये क्या है, जूम करके बानी बड़ा हम बनाए ताकि समझ में आ जाए। इसके बाद में देखिए इतना गया समझ। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का मतलब दूसरे का जो नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है, प्रकाश के परावर्तन की नियम से होता है। तो यह जो क्या है, प्रकाश आ रही है, यह प्रकाश जा रही है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, इसमें बराबर होता है। अब इसमें इन है, देखिए अब देखिए इसमें क्या है, हम लंब डाल देंगे कि सीएम एक लंब डाला, सीएम एक लंब डाला, इतना हो गया। अब परमाणु में देखिए, परमाणु में आइए, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन का नियम से कोण एक जो है कोण दो के बराबर हो जाएगी, कोण एक जो है कोण दो के बराबर हो जाएगी। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। जब यह बराबर हो जाएगा तो अब देखिए इस सीपी क्या है, सीपी एक के प्रधान अक्ष है और ओएम क्या है, प्रधान अक्ष से समांतर किरणें आ रही है, यानी ये भी क्या है, समांतर है इसके। तो हमें क्या है, हम लोग को पता होना चाहिए कि जब दो रेखाएं समांतर का किसे कहते हैं, वैसे दो रेखाओं का युग्म जिसके बीच की लंब दूरी हर जगह बराबर हो, उससे हम क्या है, समांतर का कहते हैं। अब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो आठ कोण बनता है। कौन कौन कोण, देखिए यह कोण बनेगा, सब क्या है, कोण बनता है, 8 कोण बनेगा, 8 कोण। तो इसमें संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण भी बराबर होता है, एकांतर अंतः कोण बराबर होता है, एकांतर बाह्य कोण बराबर होता है, एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है कि नहीं। जब क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, एक के दूसरे को क्या है, एक तिर्यक रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है, देखिए ये क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या है, इसका गुण पता होना चाहिए। जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतर कोण से, मान लीजिए यह कोण जो 1 है यह 2 है, तो दोनों कोण क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यह 4 है यह 5 है, तो दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए यह 4 है तो 4 5 के बराबर होगा, संगत कोण से बराबर हो जाएगी। तो देखिए इसके बाद में इसमें OM जो है वह CP के समांतर है, लिख देंगे OM जो है वह समांतर है किसके, CP के। जब समांतर हैं तो यह CM क्या है, लंब डाले हैं, तो लंब का मतलब क्या होता है, इसमें यह दोनों को क्या कर रहा है, समांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है। जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो 1 और 3 यह बराबर हो जाएगा, तो कोण 1 बराबर कोण 3, समीकरण हम 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए जब 1 2 के बराबर है और फिर यही 1 3 के बराबर है, तो 2 और 3 ये दोनों का आपस में बराबर होगा, तो कोण 2 बराबर कोण 3, इसको समीकरण हम 3 मान लेंगे या छोड़ देंगे, समीकरण 3 नहीं मानेंगे हम। देखिए अब जब 2 और 3 जब दोनों को दोनों बराबर हैं तो यह एक क्या है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ताकि समद्विबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो, उससे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा बराबर नहीं हो, तो जब दो भुजा बराबर हो, देखिए समबाहु का मतलब तीनों भुजा बराबर होता है, तो तीनों कोण बराबर होता है। समद्विबाहु का मतलब जब दो भुजा बराबर होता है, दो कोण क्या है, बराबर होता है। अभी समबाहु में तीनों भुजा बराबर नहीं होता है, तो तीनों कोण भी बराबर नहीं होता है इसमें। तो जब दो भुजा बराबर है, दो कोण बराबर हैं, तो दोनों भुजा क्या है, बराबर होगा, उससे क्या है, आसन भुजा बराबर होगा। तो CF और F यानी MF ये दोनों क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, दोनों को दोनों बराबर हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे CF जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा MF के बराबर हो जाएगा। इस समीकरण हम 3 इसको मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए
जब दर्पण का द्वारक छोटा करने पर, यहाँ लिख देंगे दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा करने पर, दर्पण का द्वारक अत्यंत अत्यंत छोटा करने पर, छोटा करने पर जब हम दर्पण का द्वारक यानी मोटाई जो है छोटा कर देंगे तो एम जो बिंदु है यहाँ अगर आ जाएगी तो एफ से एम की जितना लंबाई होगा ये लंबाई खत्म हो जाएगी, यानी यह जो लंबाई हो जाएगा यह पी एफ के लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एम यानी एन एम एफ या एफ एम यह बराबर हो जाएगा पी एफ के बराबर हो जाएगा। समीकरण हम 4 मान लेंगे इसको। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 4 से आइए तो देखिए यह एम एफ है कि नहीं, इसको एफ बाहर कर दीजिए, बाद में कर दीजिए। एम एफ और एम एफ यह क्या है, एम एफ बराबर है सी एफ के, एम एफ बराबर है पी एफ की। तो निश्चित बात है कि सी एफ जो हो जाएगा पी एफ के बराबर हो जाएगा, सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ की। अब आइए यहाँ पर ये जब बराबर हो जाएगा सी एफ पी एफ की जब बराबर हो जाएगी तो बराबर हो जाएगा तो देखिए सीपी क्या है, सीपी। तो सीपी को हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ हम लिख सकते हैं। इतना लिखा जाएगा सी एफ प्लस पी एफ, ताकि देखिए दोनों के दोनों भुजा क्या है, बराबर है कि नहीं बराबर। तो देखिए यहाँ सीपी बराबर सी एफ, देखिए यहाँ पर सी एफ जो है वो पी एफ की बराबर है, तो सी एफ के स्थान पर हम पी एफ लिख देंगे और पी एफ जो कहते हो सी पी एफ कितना पी एफ, 2 पी एफ है, 2 पी एफ हो जाएगा ये। अब देखिए सी पी क्या है, सी पी यही तो है वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, दर्पण का केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम आर से सूचित करते हैं, यानी आर से लिखते हैं, और 2 के यहाँ 2। और पी एफ क्या है, पी यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकसांतर यानी फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से हम लिखते हैं। तो यही हमें क्या करना था, सीध करके दिखाना था। देखिए यही ना दिखाना है, या देखिए अब r/2 कहाँ से आएगी, इसमें 2 है, गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। कौन भारी बात है, देखिए एफ बराबर हो जाएगा r/2 हो जाएगा, हो गया। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में अगर आया है तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा।